हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 11th क्लास की ज्योग्राफी की सिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें मृदा के बारे में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ ये बुक आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये 2 चैप्टर और होगा, उसके बाद सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे। और ये दोनों बुक जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने जो महत्वपूर्ण इस चैप्टर में दिया हुआ है मृदा के बारे में, जो एक महत्वपूर्ण कारक होता है, मतलब कारक है, जिस पर वृक्ष, घास, फसल इत्यादि जीवन के अनेक रूप का वो पोषण करते हैं, मिट्टी। और ये मिट्टी के बिना घास एक तिनका भी नहीं उग सकता अगर मिट्टी ना हो तो। जलीय प्रकृति के जीवों के लिए भी खनिज और पोषण का जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। तो मृदा जो होती है, जो भूपर्पट्टी की मृदा भूपर्पट्टी की महत्वपूर्ण परत होती है। यह एक मूल्यवान संसाधन है और ये एक दिन में नहीं बनते, इनके बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। और ये चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन के कारण इनका निर्माण होता है। और मूल चट्टानों से अपक्षयन अपरदन के कारण हजारों वर्षों में इनका निर्माण होता है। और जिन मिट्टी पे हम रहते हैं वो भूपर्पट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है। और मृदा सैल, मलबा, जैव सामग्री का मिश्रण होता है। मृदा में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? तो मृदा होती है, जैव सामग्री होती है, मलबा का इत्यादि का मिश्रण होता है। मृदा निर्माण जब निर्माण होगा तो उसको प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो ऊंचावच, जनक सामग्री, समय, जलवायु, वनस्पति इत्यादि जो कारक होते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा जीव रूप और समय जो होती है फैक्टर, ये जो है मृदा निर्माण को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त मानवीय क्रियाएं भी मृदा निर्माण को प्रभावित करती हैं। फिर मृदा के घटक देखते हैं। तो मृदा के घटक जो होता है कंपोनेंट, उसमें खनिज, कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनमें से प्रत्येक की वास्तविक मात्रा मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। और कुछ मृदाओं में इनमें से अधिक घटक होते हैं तो कुछ मृदाओं में कम घटक होते हैं। कुछ मृदाओं में घटकों का संयोजन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। फिर हम लोग वन महोत्सव मनाते हैं तो मिट्टी को गड्ढा करते हैं। तो गड्ढा करते समय आप देखते होंगे ऊपर से नीचे जाते हैं तो विभिन्न रंगों की परत पाई जाती है, तो वो संस्तर होता है। तो मिट्टी जब हम गड्ढा करते हैं तो हमें 3 टाइप का संस्तर पाया मिलता है। तो एक क संस्तर जो होती है भूपर्पट्टी की सबसे ऊपरी खंड होता है, जिसपे पौधे, घास, फल, फूल जिस पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद ख संस्तर आएगी। ख संस्तर जो क संस्तर होती है उसमें खनिज और पोषक तत्व पाई जाती है। फिर ख संस्तर आएगी जो क और ग के बीच में पाई जाती है। और इसमें कुछ जैव पदार्थ होते हैं और खनिज पदार्थ का अपक्षय स्पष्ट नजर आता है। और जो ग संस्तर होती है, सबसे निचली वाली संस्तर, वो मूल चट्टानों की बनी होती है। वहीं ग संस्तर से ही ऊपर के 2 संस्तरों का निर्माण होता है। इसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और मृदा निर्माण एक जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। फिर इसके अध्ययन से हम लोग मृदा का वर्गीकरण करते हैं। तो भारत में मृदा का वर्गीकरण होता है वो विभिन्न प्रकारों से किया जाता है, जैसे उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, परिमंडल और वनस्पतियाँ। भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। तो वो मतलब भिन्न भिन्न क्यों पाई जाती है? तो भारत जो है उस कहीं उच्चावच, कहीं दूसरे भिन्न भिन्न है। भू आकृति, जलवायु, परिमंडल और वनस्पतियों के अनुसार इन भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो भारत में अनेक मिट्टियों का विकास योगदान रहा है। जब हम प्राचीन काल में मिट्टियों को वर्गीकरण करते थे तो 2 टाइप में करते थे, एक उर्वर जो उपजाऊ होती थी, एक अनउर्वर जो अनुपजाऊ होती थी। फिर 16वीं सदी में हम लोग रंग, गठन और उसके ढाल, ऊंचाई पर करने लगे। तो उसके अनुसार हम लोग बलुई, मृण्मय, पांसु और दोमट इत्यादि मिट्टी का वर्गीकरण किए। लाल, पीला, काला इत्यादि मिट्टी का वर्गीकरण किए। फिर हम लोग को स्वतंत्रता मिला तो 1956 में वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया और उसके अनुसार मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, जो वैज्ञानिक स्तर पर सर्वेक्षण किए और उनके अनुसार मिट्टियों को मतलब वर्गीकरण किए। और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो था, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो तथा भूमि उपयोग आयोजन का एवं संस्थान ने भारतीय मृदाओं को बहुत से अध्ययन किए और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना किए और यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के आधारित पर मिट्टियों को वर्गीकृत किया। आईसीएआर ने यूएस की जो मृदा वर्गीकरण है उनके अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रमों में वर्गीकृत किया, जैसे इंसेप्टी सेल कितने हजार हेक्टरों में है और इनकी प्रतिशत कितनी है। एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टीसोल, एरिडीसोल, एल्टीसोल, मॉलीसोल्स एवं अन्य।
फिर देखते हैं भारतीय जो मृदा सर्वेक्षण विभाग था वो कैसे हम भारत के मिट्टियों का वर्गीकरण किया। तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में उन लोगों ने बांटा। जैसे में जलोढ़ मृदा फर्स्ट नंबर पाएगी, दूसरा आ जाएगी काली मृदा, और तीसरा आ जाएगी लाल और पीली मृदाएं। फिर 4 आ जाएगी लैटेराइट मृदा, 5th आ जाएगी शुष्क मृदा, 6 आ जाएगी लवण मृदा, और 7 आ जाएगी पिटमय मृदा, और 8 आ जाएगी वन मृदा। फिर हम लोग एक एक करके पूरा मिट्टियों का वर्गीकरण देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है, जलोढ़ मृदाएं हैं। जो जलोढ़ मृदा होती है भारत के सब अधिकतर भागों में पाई जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण मृदा होती है, और ये नदी घाटियों में अधिकांश पाए जाते हैं। जो ये मृदा जो है, जो इंडिया का कुल क्षेत्रफल का 40% पर पाया जाता है, और ये निक्षेपण मृदाएं होती है जो नदियों सरिताओं के जो अवसाद होते हैं उनसे ये निर्मित होती है। ये उपजाऊ भी होती है। जहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी नदियाँ होगी और वो अपने अवसाद सरिता को निक्षेपित करेगी, उनसे ये मृदाएं का निर्माण होता है। तो ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो राजस्थान की एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई एक गुजरात के मैदान में भी जाती है, गुजरात के मैदान में भी फैली हुई है, और प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदी घाटियों में पाई जाती है। जहाँ पर नदियों का अवसाद का बहाव होगा वहाँ ये मृदाएं पाई जाती है। तो पूर्वी तट पे ही भी पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदाएं हैं उसकी जो गठन है वो किन मिट्टी से होती है, तो बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी की टाइप की होती है। जो हम लोग पढ़े हुए थे 16वीं शताब्दी में कैसे गठन किया गया था, मृदा का वर्गीकरण किया गया, तो उनके अनुसार बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी के मिश्रण होती है जलोढ़ मृदाएं में, और इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण होता है आप लोग को याद करना कि कौन सी मात्रा इसमें पोषक तत्वों की कौन सी मात्रा अधिक पाई जाती है, कौन सी मात्रा कम पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में पोषक तत्व जो है पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। और ये गंगा के ऊपरी और मध्यवर्तीय मैदान में 2 टाइप में विभक्त होता है, खादर और बांगर। जो खादर मृदा होती है वो न्यू मृदा होती है, और जो बांगर मृदा होती है वो ओल्ड मृदा होती है। खादर मृदा जो होती है वो जो हर साल मानसून के सीजन में बाढ़ आती है और जिसके कारण नदियों का निक्षेप होता है, उनके अनुसार ये उपजाऊ होती है। तो ये न्यू मृदा बहुत उपजाऊ होती है, जबकि बांगर जो होता है वो थोड़ा खादर से उपजाऊ नहीं होता है, उसकी उर्वरता खादर की अपेक्षा कम रहता है। बांगर पुराना जलोढ़ होता है, और ये मृदाएं अधिक दुमटी और मृणमय होती है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। जलोढ़ मृदा का रंग हल्के धूसर और राख धूसर जैसा होता है। हल्के धूसर कलर का होता है और राख धूसर इसका कलर होता है, और इसकी गहराई जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। और इसमें जलोढ़ मृदा में हम लोग का अधिकांश जो खेती किया जाता है, कृषि किया जाता है, वो जलोढ़ मृदाएं में ही होती है। फिर देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर काली मृदा है। काली मृदा जो होती है हम लोग का बेसाल्ट का पठार है, गुजरात के पास वहाँ पर पाई जाती है, और इसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, इसे काला कपासी मृदा भी कहते हैं। ये दक्कन के पठार में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु शामिल है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी काली मिट्टी पाई जाती है, आप लोगों को ध्यान देना है। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार में उत्तरी पश्चिम भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती हैं, और इन्हें रेगुड़ या कपास वाली काली मिट्टी भी कहते हैं। और जो काली मृदा होती है मृणमय, गहरी और अपरागम्य होती है। जो इसकी जो होती है ना सोख, जब पानी डालेंगे तो ये सोख लेगी, मतलब अपरागम्य होती है। ये मृदाएं गीला होने पर फूल जाती है, जब इसको गीला करेंगे तो ये फूल जाएगी, और ये सूखेगी तो उसमें दरार टाइप का आ जाता है। सूखने पर जैसी सिकुड़ जाती है उस दरार टाइप का आ जाता है, चौड़ी चौड़ी दरार पड़ जाती है, और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में नमी की मात्रा बहुत अधिक समय तक बनी रहती है, और इसमें वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है। जो वर्षा के समय जो फसल उगती है उसमें अगर काली मिट्टी में उगाएंगे तो इसमें शुष्क ऋतु में भी नमी मिलेगी, और ये फलती फूलती रहेगी। और इसमें कौन सी मात्रा पाई जाती है, तो चूने, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना के तत्व इसमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चूने, लौह, मैग्नीशिया और एल्यूमिना
और इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ की कमी पाई जाती है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। और एक गड्ढे काले रंग का होता है, सलेटी रंग का आभास होता है। फिर देखते हैं थर्ड नंबर का लाल और पीली मिट्टी मृदाएं। लाल मृदा का विकास होता है दक्षिण के पठार जो है वो पूर्वी तथा दक्षिण भाग में होता है। जो दक्षिण का पठार है उसके पूर्वी भाग में होगा और दक्षिण भाग में होगा। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है और इसे लाल दुमिटी मृदा कहते हैं। लाल और पीली मिट्टी जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़ के और मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती है और ये दक्षिण में भी पाई जाती है। फिर इसका लाल रंग क्यों पड़ा, लाल इस कलर क्यों हुआ? तो रवेदार एवं आंतरिक चट्टानों के लोहे के व्यापक विसरण के कारण इनका रंग लाल हो जाता है और इस लाल रंग जब जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती है। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदा सामान्यतः उर्वर होती है। जो छोटी छोटी महीन कण होगी वो उर्वर होती है, जबकि मोटे कण वाली उच्च भूमि की मृदाएं जो होती है वो अनुर्वर होती है। और इसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। भारत के अधिकतर मृदाएं में लग रहा है फास्फोरस की कमी पाई जाती है। फिर हम लोग देखते हैं लैटेराइट मृदा, जो एक लैटिन शब्द लैटर से बना होता है जिसका मतलब होता है ईंट। लैटेराइट मृदा का निर्माण उच्च जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पर पाई जाती है और ये निछालन की प्रक्रिया के कारण इनका निर्माण होता है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका को निछालित हो जाते हैं। जब वर्षा इतनी मात्रा में होगी तो परत का चूना और सिलिका होगा वो निछालित होंगे और तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम की आग से भरपूर मृदा शेष रह जाती है। उच्च तापमान में ये आसानी से पनपने वाली जीवाणु हिमांशु की मात्रा से, जब अधिक वर्षा होगी वहाँ पर सूर्य की मात्रा भी अधिक होती है तो जीवाणुओं को वहाँ नष्ट कर देती है तापमान के कारण। इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता पाई जाती है। इसमें लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता, जबकि जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं कैल्शियम की कमी पाई जाती है। परिणाम स्वरूप लैटेराइट मृदा जो होती है कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती, इसमें कृषि नहीं हो पाती है। तो इस मिट्टी का फिर उपयोग किस लिए करेंगे? तो अगर इसमें हमको उपजाऊ बनाना है तो इस मृदा में खाद और उर्वरक बहुत अधिक मात्रा में हमें डालनी पड़ेगी। तो इसलिए इन मृदाओं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में जैसे राज्यों में इस मृदा को उपयोग में लाने के लिए काजू का वृक्ष लगाया जाता है। तो काजू की फसलों के लिए ये मृदाएं उपयोगी होती हैं। मकान बनाने के लिए भी लैटेराइट मृदा का उपयोग होता है क्योंकि ईंट बनाने में ये उपयोग होता है और ये प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में इसका विकास हुआ। लैटेराइट मृदा जो होती है वो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ पर अधिकतम वार्षिक वर्षा होगी वहाँ पर ये मृदा का निर्माण अत्यधिक होगा। फिर 4 नंबर देखते हैं शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है और ये समांतर संरचना में बलुई और प्रकृति के होते हैं। जो शुष्क मृदाएं होता है उसमें का रंग जो होता है लाल रंग से लेकर किशमिशी कलर का होता है और इसमें कौन कौन से मिट्टी का मिश्रण होता है? तो बलुई प्रकृति की होती हैं। और शुष्क मृदाएं में नमक की मात्रा अधिक होती है। इनमें पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है जिसके कारण नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु उच्च रिसाव सीमित हो जाता है, इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होती है। मतलब तापमान और तीव्र गति से इसकी वाष्पीकरण शुष्क मृदाओं में अधिक होती है। तापमान भी उसी तरह रहता है और वाष्पीकरण भी अधिक होती है तो इसमें नमी और ह्यूमस कम पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट समान मात्रा में होती हैं। नीचे की ओर चूने की मात्रा बढ़ जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती है। नीचे जाएंगे तो चूने की मात्रा इसमें बढ़ती जाएगी तो इसमें कंकड़ की परत पाई जाती है। फिर मृदा के तली संस्तर में कंकड़ों की परत के बने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है, इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान
के अभिलक्षणिक रूप से उपलब्ध होती है। और ये मृदा अनुपजाऊ होती है और इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। और जिस मृदा में ह्यूमस और जैव पदार्थ की अधिकतम है वो उपजाऊ होती है। फिर हम लोग देखते हैं लवण मृदाएं। ये तो शुष्क मृदाएं देखिए जो राजस्थान में पाई जाती है। इसमें वाष्पीकरण अधिक होती है और इसमें नमक की मात्रा भी कम होती है, लेकिन इसमें अगर जुताई करेंगे तो इसमें नमी बनी रहती है। फिर देखते हैं लवण मृदाएं। और ऐसी मृदाओं को लवण मृदाएं जो होती है इसको ऊसर मृदा भी कहते हैं, यानी कि ऊसर मृदा अनुर्वर यानी कि अउपजाऊ है। लवण मृदाएं में फिर जो नमकीन होगी सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात होता है और ये अनुर्वर होती है। इसमें किसी प्रकार की पेड़ पौधा वनस्पति नहीं उगती। ये शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इसमें लवण की मात्रा बढ़ती है। मतलब शुष्क जलवायु रहता है, अपवाह नहीं होता है, जिसके कारण लवणों की मात्रा बढ़ती है। और ये शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इसमें बलुई और दुमटी मिट्टी, बलुई और दुमटी मिट्टी जो होती है इसके मिश्रण से लवणीय मृदा का निर्माण होता है। और इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार जो है पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल सुंदरवन में मिलता है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। फिर डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के उसके भर जाने के कारण मृदाओं का विकास होता है। लवणीय मृदा का अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ अत्यधिक सिंचाई होने के कारण हरित क्रांति तो वहीं पर हुआ। हरित क्रांति के कारण अधिक सिंचाई हुआ तो उपजाऊ जलोढ़ मृदा भी, अब वहाँ पर जो जलोढ़ मृदा भी है वो भी लवणीय होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पर इतना अधिक सिंचाई हुआ जिसके कारण नमक की जो नमक जो है ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है और मृदा के सबसे ऊपरी परत है जो नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा में मिट्टी की लवणता जो है जो उसको फिर हम इतना सिंचाई होता है, सबसे ज़्यादा कृषि वहीं पर होता है, तो उसको निपटने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। फिर होता है पिटमय मृदा। तो पिटमय मृदा के बारे में देखते हैं। एक तो जलोढ़ था, काली था, लैटराइट था, लवणीय था, शुष्क था। फिर पिटमय मृदा है। तो ये मृदाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये मृदाएं वहाँ पाई जाएगी जहाँ उच्च व भारी वर्षा और आर्द्रता अधिक होगी और इसमें वनस्पति की वृद्धि भी अच्छी होती है और इसमें मृत जैव पदार्थ भी भारी मात्रा में इकट्ठे होते हैं। ये मृदाओं में ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा जो होती है 40 से 50% होती है और एक गाढ़े और काले रंग की होती है। पिटमय मृदा अत्यधिक वर्षा वाले स्थान पर उगेगी। इनमें जो होती है जैव पदार्थ 40 से 50% होती है। इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ भी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये मृदाएं काले रंग की होती हैं। ये क्षारीय भी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, फिर पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, ओडिशा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। फिर वन मृदाएं देखते हैं। अब अपने नाम के अनुरूप ये मृदा जो है पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती है। ये मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण से होता है। वन मृदाएं मतलब वन जहाँ उगेगी, पर्याप्त वर्षा होगा वहीं वन उगेगा। इसी कारण वन मृदाएं जो है पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती हैं और इनमें परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दुमटी और पांसु होती है, जबकि ऊपरी ढालों में मोटे कण वाली हो जाती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदाओं का आच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदा जो होती है उर्वर होती है। ऊपर जो चर्चा की उससे स्पष्ट होता है जो मृदा का उनका गठन, गुण और प्रकृति है वो फसलों, पौधों और वनस्पति का अंकुरण और वृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो मिट्टी जो है वो जीवंत तंत्र है। जैसे हम लोग जीवित रहते हैं इसी कारण उसी तरह मिट्टी भी जीवंत तंत्र है। वो एक प्राणी की तरह बिहेव करते हैं। जैसे वो विकसित होता है उनका भी क्षय होता है, वैसे हम लोग भी विकास होते हैं, कुछ दिनों के बाद हम लोग का भी क्षय होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी तरह क्षय होती है, उसी तरह मृदा का भी विकास होता है और उसका भी क्षय होता है। एक जीवंत तंत्र की भांति काम करती है और इस मृदा के निर्माण में हजारों साल लग जाते हैं और मिट्टी उस तंत्र के अन्य घटकों पर प्रभाव डालती है जिसका एक स्वयं एक अंग है। ये मिट्टी के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। फिर मृदा अवकर्षण के बारे में पढ़ते हैं।
मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मिट्टी की उर्वरता, मतलब मृदा अवकर्षण किसे कहते हैं, तो मिट्टी की उर्वरता का ह्रास को मृदा अवकर्षण कहते हैं। मोटे तौर पर जो मृदा अवकर्षण होती है वो मिट्टी की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें मिट्टी का पोषण स्तर गिर जाएगा, उसे मृदा अवकर्षण उसी को कहते हैं। जो भारत की मृदा में जो मेन कारक जो है वो मृदा अवकर्षण ही है। तो फिर मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति और पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। मृदा अवकर्षण हो रही है तो जल, पवन, उच्चावच इत्यादि के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है, क्योंकि एक जगह पर अधिक वर्षा होती है, एक जगह पर कम वर्षा होती है, एक जगह की स्थलाकृति कुछ और है तो दूसरे जगह की स्थलाकृति कुछ और है, इसके कारण। फिर मृदा अपरदन, मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। एक तो मृदा अवकर्षण था, अवकर्षण मतलब उर्वरता की मात्रा का कम होना, अपरदन का मतलब मृदा का आवरण का विनाश, मतलब जो ऊपरी परत होती है उसका हटना अपरदन हुआ। तो मिट्टी के आवरण का विनाश अपरदन कहलाता है। तो ये मिट्टी का अपरदन का विनाश दो तरीकों से होता है, बहते जल और पवन द्वारा। जल और पवन द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है और ये निर्माणकारी प्रक्रिया है, साथ साथ घटित होती है। एक तरह निर्माण होगा तो एक तरह अपरदन होगा और ये संतुलित बना रहता है, संतुलित इसमें बना रहता है। जैसे धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी के कणों परत में कणों के जुड़ने की होती है। जब एक तरह की मृदा का अपरदन होगा तो दूसरी तरफ मृदा जुटेगी। कई बार प्राकृतिक और मानवीय कारक से संतुलन बिगड़ जाता है। ये तो प्राकृतिक के अनुसार एक तरफ अपरदन होगी तो दूसरी तरफ ये जुटेगी, लेकिन कभी कभी मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनका संतुलन जो होता है बिगड़ जाता है और अपरदन की दर बढ़ जाती है। मानवीय गतिविधियाँ इनके लिए अपरदन होने के लिए काफ़ी उत्तरदायी होती हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ हम लोग जो है भूमि की मांग बढ़ रही है, मानव बस्तियाँ बढ़ रही है, कृषि बढ़ रही है, पशुचारण अधिक हो रहा है। फिर इन सब के लिए हमें मिट्टी पर डिपेंड होते हैं और इसके लिए वन और अन्य प्राकृतिक वनस्पति को साफ करते हैं, जिसके कारण अपरदन की दर बढ़ रही है। मृदा को हटाने और उनका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन तथा जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक होते हैं। पवन और जल द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। जैसे पवन द्वारा जो अपरदन होगा वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होगा, जहाँ भारी वर्षा और खड़े ढाल वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया अपरदन होता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वायु द्वारा अपरदन होगा और वहीं जो अत्यधिक ढाल है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, वहाँ जल द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है और ये गंभीर समस्या बना हुआ है। भारत के विस्तृत क्षेत्रों में मिट्टी का अपरदन हो रहा है। तो जल अपरदन का भी देखते हैं। तो जल अपरदन जो होता है दो टाइप से जल अपरदन होता है, एक तो परत अपरदन होगा और दूसरा अवनालिका अपरदन होगा। परत अपरदन जो होता है समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के कारण होता है। परत अपरदन एक जो समतल भूमि है उस पर इतना अधिक बारिश होगा, उसके कारण इसका परत अपरदन होता है, जो हमें आसानी से नहीं लगेगा ऐसे कि मिट्टी की परत हट रही है और ये हानिकारक होती है। इसमें मिट्टी के सूक्ष्म और अत्यधिक उर्वर पट्टी जो होती है, ऊपर वाली पट्टी हट जाती है। और जबकि अवनालिका अपरदन दूसरा है। अवनालिका अपरदन तीव्र ढालों में होती है, जहाँ पर तीव्र ढाल है और वर्षा की मात्रा भी अत्यधिक है, तो वहाँ पर मिट्टी का अपरदन जो होगा वो अवनालिका कृषि भूमियों के छोटे छोटे टुकड़े में खंडित कर दिया जाता है। मतलब आपको अवनालिका तरह दिखेगा और छोटी छोटी भूमि में वो खंड किया जाता है और ये कृषि के लिए उपयोग नहीं होता है। ऐसे मतलब अपरदन होगा तो, और ऐसा अपरदन जहाँ होता है वैसे भूमि को बीहर या बीहर स्थलाकृति कहते हैं। जो अभी चंबल नदी है तो चंबल नदी में बीहर स्थलाकृति जो है विस्तृत पाया जाता है और इसके अतिरिक्त तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी चंबल नदी के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी का जो घाटी है वहाँ पर परत मतलब अवनालिकाएं जल द्वारा अपरदन हुआ है। भारत जो देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर जो भूमि है प्रतिवर्ष बिहार में परिवर्तित हो रहा है। मतलब अपरदन के कारण बिहार बन रहा है जमीन, तो 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बिहार में परिवर्तित हो जाती है। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बना हुआ है। इससे किसानों को भी मतलब संकट में पड़ जाते हैं
और उन पर दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। जैसे इन नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से जल प्रवाह जो होती है घट जाती है, जिसमें बाढ़ आने की संभावनाएं, कृषि भूमि की क्षति पहुंच जाती है, खदानों की कमी पाई जाती है, किसानों के संकट इत्यादि समस्या बनी रहती है। ये तो देख ली अपरदन कैसे हो रहा है। फिर ये अपरदन के होने के कारक कौन से हैं? तो वनोन्मूलन, हम लोग वनों का इतना दोहन कर रहे हैं, वनों को जल्दी हटा रहे हैं, तो ये मृदा अपरदन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा। फिर जो मिट्टी पौधे होते हैं वो मिट्टी के जड़ों को पकड़े रहते हैं, फिर उससे नमी बनी रहती है और पत्तियों टहनियाँ के पौधे गिरकर उसमें जीवाश्म ह्यूमस की मात्रा कम वृद्धि करते हैं। तो भारत के बहुत से क्षेत्रों में वनों का विनाश हो रहा है। जैसे कि हम जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, लग रहा है जैसे हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास वो हो नहीं रहा है। वास्तव में हम लोग अपना विनाश कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ मिलकर हम लोग विनाश कर रहे हैं। तो वनों का विनाश हुआ है, जिसके कारण मृदा अपरदन उनका प्रभाव देश के पहाड़ी इलाकों में भी पड़ा है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि और भूमि का काफ़ी बड़ा अति सिंचाई से प्रभावित, जैसे में हम लोग देखें पंजाब और हरियाणा में जलोढ़ मृदा जैसे लवणीय मृदा में परिवर्तित हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो हम लोग वहाँ पर सिंचाई नहीं होने वाला जगहों पर इतना सिंचाई किए कि वहाँ की मृदा जो है लवणीय हो गया, और नीचे की जो नमक होती है ऊपर आ जाती है, और वो और उर्वरता मन की अनुपजाऊ हो जाती है, उर्वरता को नष्ट कर देती हैं। और उसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे, केमिकल से फिर अनाज उपजाएंगे, वो भी हानिकारक होगा। तो रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक होता है, उसको उतनी मात्रा में ह्यूमस नहीं मिल पाती, इसके कारण कठोर नहीं बन पाते। दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घटती जाती है, और ये समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन समादेशी क्षेत्रों में अत्यधिक है जहाँ हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। यानी कि जहाँ पर हरित क्रांति हुआ वहाँ पर ये अत्यधिक समस्या बनी हुई है। तो हरित क्रांति 2 क्षेत्रों में अत्यधिक हुआ, पंजाब और हरियाणा, और एक तमिलनाडु के क्षेत्रों में हुआ था। फिर भारत में प्रतिवर्ष अवकर्षण भी हो रहा है, जैसे लाखों टन मृदा जो है पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव हमको राष्ट्रीय उत्पादकता पर बढ़ता है। इसलिए आवश्यक है कि मृदाओं का संरक्षण हम लोग को किया जाए। मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जा रहा है। मृदा अपरदन हम ही लोग कर रहे हैं और मृदा क्षय हम ही लोग कर रहे हैं। तो मानव कर रहा है तो फिर उसको संरक्षण भी मानव ही करेंगे ना, तो फिर उसको संतुलन और प्रकृति के साथ संतुलन बनाना हम लोग का काम है। तो इस संतुलन बिगाड़ने की भी प्रकृति मानव अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने में पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं। मृदा संरक्षण की एक विधि होती है जिसमें उर्वरता बनाई जाती है, और इसमें अपरदन और क्षय को रोका जाता है। मृदा की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों पर बढ़ता है। किसी भी तर्कसंगत समाधान के अंतर्गत पहला ढाल वाली कृषि भूमि, खुली भूमि पर खेती को रोकना है। जहाँ ढाल अधिक होगी उस भूमि को बोलेंगे आप कृषि नहीं कीजिए। सिर्फ 15 से 25% ढाल वाली जो भूमि होगी उस पर बोलेंगे आप कृषि मत कीजिए। ये क्या हुआ, मृदा को हम लोग संरक्षण कर रहे हैं। यदि इस ऐसी भूमि पर खेती करना ज़रूरी भी हो, अगर यहाँ पर हमको ज़रूरी है खेती करना 15 से 25% जो ढाल है वहाँ पर हमको ज़रूरी ही है खेती, पहले तो रोकेंगे आप खेती नहीं कीजिए। और ऐसा हो अगर हमको खेती करना वहाँ पर ज़रूरी है तो वहाँ पर खेती किस तरह करेंगे, तो वहाँ पर सीढ़ीदार खेती बनाकर, यानी सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ पर खेती करेंगे। भारत के विभिन्न भागों में एक तो ये सॉल्यूशन हुआ। फिर जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अति चराई होता है, मतलब अति जो होता है चराई, और फिर स्थानांतरित कृषि जो होता है उसको पर रोक लगाएंगे। स्थानांतरित कृषि वो होता है जो एक जगह पर जो होते हैं वो कृषि किए, जंगलों को साफ कर जलाकर वहाँ पर कृषि किए। जब बहुत मतलब कृषि कर ली और अनुपजाऊ हो गया तो क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाकर कृषि करने लगे। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं इसे। और इसे जो मिट्टी का आवरण होता है प्रभावित होता है, और इसे विस्तृत क्षेत्र जो है अपरदन की चपेट में आ जाते हैं। और इन ग्रामवासियों इनके दुष्परिणाम से अवगत कराकर इन्हें अति चराई और स्थानांतरित कृषि को रोकना होगा और इन्हें नियंत्रित करना होगा। और तीसरा है समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी और समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, मतलब मेड़बंदी बनाकर जिससे मृदा अपरदन नहीं होगा, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाएंगे
और उसमें नियमित वानिकी, नियंत्रित चराई, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित खेती करना, सस्यावर्तन इत्यादि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं। सस्यावर्तन मतलब विभिन्न तरह की फसलों का बदल बदल कर उगाना। मिश्रित खेती यानी कि कृषि के साथ पशुपालन भी करना। सीढ़ीदार फसलें खेती करना, वानिकी लगाना इत्यादि तरीकों से हम मृदा अपरदन और कर्षण को सोल्यूशन से हम इस तरह से निपट सकते हैं। फिर अनालिका अपरदन को रोकने के लिए कौन सा हम लोग देखना चाहिए? जहाँ पर अनालिका अपरदन हो रहा है वहाँ पर छोटी छोटी भूमि, कृषि के छोटे छोटे भूमि बढ़ जा रहे हैं और उससे मिट्टी वहाँ पर कृषि नहीं हो पा रही है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अंगुलाकार अनालिका को सीढ़ीदार खेत बनाएंगे और उसमें सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करेंगे। बड़ी अवनालिकाओं में जल के अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए बांध की एक श्रृंखला बनाएंगे। जहाँ पर बड़ी बड़ी अवनालिका बना हुआ है वहाँ पर बांधों की एक श्रृंखला बनाएंगे। फिर अवनालिका के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिका को बंद करके सीढ़ीदार खेत का बनाकर आवरण वनस्पति को रोपण करके किया जाता है। वहाँ पर सीढ़ीदार खेती करके और वृक्ष लगाकर इसको कम किया जा सकता है। फिर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि जो भूमि है वो बालू के टीलों के प्रसार और वृक्षों के रक्षक मेढक जो वृक्षों का होता है मेखला बनाएंगे यानी कि जो खेत होती है उसके किनारे किनारे वृक्ष लगाएंगे और वन कृषि करके उनको मृदा अपरदन रोकेंगे। और फिर हम अत्यधिक चराई हो रहा है तो फिर जो चराई कर रहे पशु उसके भी तो चाहिए। तो वैसी भूमि उन लोगों का काम लाएंगे जो अनुपयोग्य हो, जिस पे कृषि ना हो सकती हो। उसके लिए उनको जो होते हैं अनुपयोग्य भूमि को चारागाह में बदल देंगे। और केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान CAZRI ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिरित करने के लिए ऐसा प्रयोग किए हैं। फिर भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। फिर ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण और लोगों की सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। ये योजनाएं भी एक दूसरे के तालमेल बिना नहीं चलाई गई है। अंततः मृदा संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजना ही हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाना चाहिए। भूमि की सर्वथा सही उपयोग के लिए क्या करनी चाहिए। और अब तो ड्रोन आ गया है, ड्रोन से भूमि का सर्वेक्षण करेंगे, उसका मैप निकालेंगे, कौन सी भूमि का कौन सा उपयोग करना है उनके अनुसार कर सकते हैं। मृदा संरक्षण का निवारक दायित्व उन लोगों पर है जिनका उपयोग करते हैं उसे लाभ उठाते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है मृदा को संरक्षित करना।